देखो प्लांट की नाम पढ़ने वाले, ठीक है। अब देखो ये सबक बोले तो बहुत ज्यादा डर रहता है इसके बारे में ना, तो इसका अप्रोच कैसे रहने वाला है, इसमें तुमको एनसीईआरटी की बारीक से बारीक लाइन को गौर से पढ़ना है, बहुत डिफिकल्ट है ना। तो तुम अगर डायरेक्ट एनसीईआरटी में सबक पे जाएंगे तो तुम पूरे पागल हो जाएंगे, ठीक। डायरेक्ट एनसीईआरटी में याद पूरी एक एक लाइन याद ही कर रही है इसमें, और एक मरतबा में नहीं होती है तो टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसको नोट्स से पढ़ें, जिस तरीके से तुम जब पढ़ते हैं ना। देखो हाँ चालू है मैं, देखो सबसे पहले इसको नोट्स से पढ़ेंगे, फिर नोट्स से हो जाने के बाद भी तुमको उसको नोट्स से ही याद करना है, क्योंकि ये पॉइंट, ये सबक की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम नोट्स की फॉर्म में उसको अगर तुम्हारे दिमाग में फिक्स करेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ना कभी अच्छा ये पॉइंट एनसीईआरटी में है नहीं है ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन को एक एक रटना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, हर लाइन ही इंपॉर्टेंट है सबक की। इसलिए पूरा का पूरा लेसन अपन एनसीईआरटी से एज इट इज नहीं रख सकते। जैसे दूसरे सबक है तो उसमें क्या रहता है, कुछ लाइन इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें एक एक लाइन एक एक नोट एक एक जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है। तो अपने को क्लासीफाई करके, और बेतरतीब दिया हो कहीं पर भी कुछ भी, कहीं पर कुछ भी दिया है, तो अपने को उसको क्लासीफाई करके सबसे पहले नोट से पढ़ना है, उसके बाद उसी से तुमको याद कर लेना है, उसके बाद में फिर अपन एनसीईआरटी धीरे धीरे पढ़ते हैं। हाँ लास्ट जब अपन जैसे अपन ने पढ़े ना, अब ब्रेन का टॉपिक था, अगर उसको अगर एनसीईआरटी से पढ़ लेते तो कितना कॉम्प्लिकेट जाता हो, लेकिन अपन ने पहले नोट से उसको सिक्वेंशियली याद करे, उसी तरीके से फिर उसको एनसीईआरटी अप्लाई करे। एनसीईआरटी से चेक करना है कि एक एक लाइन कवर हुई नहीं हुई और कुछ बाकी है, तो वो चीज एनसीईआरटी से पढ़ना है सिर्फ, बाकी सारे पॉइंट्स नोट से कवर करना है, ठीक है। चलो देखो देखो हाँ प्लांट किंगडम है ना। देखो क्या बोला सबसे पहले, ये जो पहला जो पैराग्राफ है ना, यहाँ से जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो सिंपल दिया है, उसको अपन पढ़ लेंगे, उसकी नोट्स भी देख लेंगे, दोनों में साथ में कर लेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर देखिए अपन तो अपने को बारे में बात करता है कि फॉर एग्जांपल जो क्लासिफिकेशन करे अपन है ना, तो अपन क्लासीफाई करते हैं, तो अपन ने क्लासिफिकेशन के बारे में पूरे 2 सबक पढ़ लिए थे, कितने 2, अपना लिविंग वर्ल्ड क्लासिफिकेशन पे चले गया और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी पूरा खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में अपन हमारे पास में क्लासीफाई करने के कौन से तरीके मौजूद है। आज क्लासीफाई करना है, अगर हमको कोई ऑर्गेनिज्म आज मिलता है तो अपन ने तो एकदम बेसिक देखे हुए ऐसा होता है, ये होता, लेकिन हम आज वो इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, है ना, किस तरीके से का यूज करते हैं, तो उसके बारे में पहले इंट्रोडक्टरी लेसन में हमको दिया है, ठीक है। देखो सबसे पहले जो सिस्टम आया था क्लासिफिकेशन का, उसका नाम था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या नाम था उसका? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, गिवन बाय लिनियस। तो किसने दिया था? लिनियस ने, कैरोलस लिनियस साहब ने दिया। देखो सबसे पहले आया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, किसने दिया था? कैरोलस लिनियस, बाय कैरोलस लिनियस। ये पहला पॉइंट है। तुमने सबसे पहले देख लिया कि सबसे पुराना सिस्टम कौन सा है। देखो अपन ने क्या पढ़े थे, प्लांट 2 किंगडम दिए थे कैरोलस लिनियस, अब उसका नाम दिया गया, वहां पर अपने को नाम नहीं पढ़ाया गया था कि उस सिस्टम को, उस क्लासिफिकेशन को क्या नाम दिए, ये सबक में आके नाम पढ़ाया गया अपने को। यानी ये पैराग्राफ अगर वहीं होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन क्या था, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया गया। अब क्या हो रहा है, तुमने सब मालूम है, तुमको सब मालूम है, लेकिन फिर भी जानबूझकर एक सिस्टम के नाम किस तरीके से और अभी हम कौन से यूज करते, उन्होंने जो किए थे उसका नाम क्या क्या था, थोड़ा इंफॉर्मेटिव पार्ट है, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस ने जो 2 किंगडम बनाए थे, वो जो क्लासिफिकेशन करे थे उसका नाम था आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय कैरोलस लिनियस, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, गिवन बाय कैरोलस लिनियस, मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, यानी ये जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर देखे नहीं थे। उन्होंने क्या देखे थे, फॉर एग्जांपल पत्ते सेम दिख रहे, या फिर देखे स्टेम सेम दिख रही, उन्होंने करे थे ना, जैसे एरिस्टोटल ने हाफ शेफ्स ट्री में करे थे। तो उन्होंने क्लासीफाई करने पे अपन ने तो ये बोल दिए थे कि अभी 2 किंगडम दे दिए, एक प्लांटे और एक एनिमेलिया, है ना। लेकिन इसके बाद में भी उन्होंने बहुत सारे ग्रुप बनाए थे प्लांट, एरिस्टोटल ने इसके बाद में भी बहुत सारे ग्रुप बनाए थे, जो हमारे सिलेबस में नहीं है कौन से बनाए थे, क्या बनाए थे, लेकिन वो जो ग्रुप बनाए थे उन्होंने, वो किस पर बनाए थे बोलते, गिवन बाय लिनियस, मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर, यानी प्लांट के बारे में कुछ देखे ही नहीं, सिंपल बस पत्ता देखो, अच्छा ये प्लांट पत्ते सेम है क्या, स्टेम सेम है क्या, सेम है तो सेम में रख दो, अलग है तो अलग खत्म, समझे बात। छोटे छोटे झाड़ दिख रहे सेम रख दो, यानी वही, इन्हें ऊपर से देखकर उन्होंने पूरा काम करे। तो क्या बोलेंगे दूसरा पॉइंट, ये जो सिस्टम था, देखो पहला पॉइंट तो बोली तुमने आर्टिफिशियल सिस्टम सबसे पुराना सिस्टम है, उसके बाद में गिवन बाय कैरोलस लिनियस, फिर दूसरा पॉइंट क्या बोली, मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर, क्या बोले, वेजिटेटिव कैरेक्टर पर बेस्ड था, यानी वेजिटेटिव बोले तो फ्लावर को छोड़ के जितने सारे पार्ट रहते प्लांट के अंदर
वो सारे के सारे क्या रहते, वेजिटेटिव रहते। ठीक है, चलो। एंड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, और उसी के साथ साथ वेजिटेटिव कैरेक्टर के साथ साथ उन्होंने क्या लिए थे, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर। अभी एंड्रोशियम क्या रहता है ना, हाँ एंड्रोशियम बोलते, देखो फ्लावर के अंदर तुमने ऐसा कोई एक पार्ट देखेंगे इस तरीके, देखिए पार्ट फ्लावर के अंदर है ना, इसको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं इसको, स्टेमन। स्टेमन, स्टेमन के दो पार्ट है, एक तरह था फिलामेंट, फिलामेंट फिलामेंट और ये एंथर। तो स्टेमन को ही, स्टेमन के जो पूरा वर्ल रहता, पूरा वर्ल यानी ऐसे पूरे जितने स्टेमन्स रहते हैं ना, उसको एंड्रोशियम बोलते हैं। तो वेजिटेटिव के साथ साथ उन्होंने रिप्रोडक्टिव की एक चीज उठाई, कोई रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर नहीं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उठाया उन्होंने। जैसे नंबर ऑफ एंड्रोशियम चेक कर लिए कि भाई तुम चलो उनको ये तो दिख गया, क्योंकि ये भी ऊपर ही दिख जाएगा ना। देखो वेजिटेटिव कैरेक्टर तो सारे अपने को नजर आते, जितने वेजिटेटिव कैरेक्टर है ना वो सारे अपने को नजर आते हैं कि पत्ता किस तरीके का है, और स्टेम किस तरीके की है, रूट किस तरीके की है ना, और फ्रूट वगैरह तो नजर आ जाते अपने को आसानी से। लेकिन फ्लावर के अंदर जाकर रिप्रोडक्टिव साइकिल को चेक नहीं करेंगे। लेकिन फ्लावर में मौजूद ये जो एंड्रोशियम रहता है ना, यानी इसका जो भरल रहता पूरा ऐसा रहता नहीं पूरा, यानी पूरा एक उनका ऐसा झुंड रहता ना, पूरा ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमन को एंड्रोशियम। जैसे देखो ये मेरे 5 उंगलियां, तो 5 उंगलियां क्या हो गया, उंगलियों का एक ग्रुप, तो एक उंगली इसमें की स्टेमन कहलाएंगे। लेकिन ये 5 का जो ग्रुप है पूरा एक भरल, पूरा एक ऐसा गोल सर्कल में अरेंज है ना, तो ये पूरा ग्रुप है, ये पूरे ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं बोलो, एंड्रोशियम। समझे। तो उन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर के साथ साथ एंड्रोशियम, नंबर ऑफ एंड्रोशियम, फिर एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड किए थे। ठीक है, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को भी देखे थे कि एंड्रोशियम किस तरीके से, जैसे बहुत सारे टाइप के रहेंगे, यानी सारे के सारे फ्यूज होकर देखो, जैसे 5 उंगलियां अपनी, तो अपनी उंगलियां जुदा जुदा है ना, ये उंगली इससे अलग, ये उससे अलग, इससे अलग है ऐसा। लेकिन क्या हो सकता है, कभी कभी पॉसिबल हो सकता है कि किसी की 2 उंगलियां मिली, किसी की उंगलियां इस तरीके की, ये पूरे चिपके हुए, बहुत सारे लोग रहते हैं उनके चिपके हुए रहते, तो उनको अलग रख दिए। जिनके 5 उंगलियां अलग है, या फिर 5 एंथर जिनके ये स्टेमन जो है वो सब अलग अलग है, उनको अलग रखे। जिनके पूरे एक बंच के अंदर है उनके अलग रख दिए, यानी उसका स्ट्रक्चर उन्होंने इंक्लूड किए। सिंपल बोला जाए तो एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर भी इंक्लूड किए। ठीक है, तो तुमको एज इट इज रखना है इसको कि आर्टिफिशियल सिस्टम में कैरोलस लिनियस ने वेजिटेटिव कैरेक्टर उठाए थे, साथ ही साथ एंड्रोशियम का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड्रोशियम है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तुमको कंफ्यूज कर देंगे। अगर ये पूरे पैराग्राफ में देखा जाए ना तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो वो पूछेंगे मॉडर्न के बारे में, अभी के बारे में। अगर पुराना पूछना है तो ये स्टेटमेंट देगा कि भाई जो कैरोलस लिनियस थे, अगर वो देगा कि भाई सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर उठाए थे, कोई रिप्रोडक्टिव नहीं उठाए थे, तो वो बातें गलत होंगी। क्यों? क्योंकि एंड्रोशियम स्ट्रक्चर भी उसमें इंक्लूड था, और एंड्रोशियम की जगह गाइनोशियम दे दिए थे, यानी फीमेल पार्ट दे दिया फ्लावर का, वो भी गलत हो जाएंगे। समझे ना बात? तो तुमको याद रखना है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर यानी उसका लीफ, रूट, स्टेम वगैरह, साथ ही साथ एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? एंड्रोशियम। हाँ, बस जिनमें सेम सेम तरीके के दिख रहे हैं उनको सेम में रख दीजिए, जिसमें डिफरेंट दिख रहे हैं उनको अलग रख दीजिए। हाँ बिल्कुल, नहीं अलग अलग रह सकते हैं ना, पॉसिबल। जैसे मैंने बोला ना, देखो जैसे उंगलियां, नहीं पूरे प्लांट को उन्होंने ऐसा कोशिश करे थे बांटने की। अपने क्या बोले, देखो उन्होंने 2 किंगडम भी बनाए थे, लेकिन वो एक मोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बस एक जस्ट इन्फॉर्मेशन दी या कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम बनाया, उसके बाद में कुछ नहीं। लेकिन अब और डीप जा रहे हैं थोड़ा, यार कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम के साथ साथ प्लांट के अंदर बहुत सारे ग्रुप भी बनाए थे, है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि बस बोल दिए कि बस 2 किंगडम बना लो खत्म हो गया, उनकी पूरी जिंदगी उसी में गई ना। तो ऐसा तो नहीं कि बस बोल दिए। अभी अपने को पढ़ने को टाइम भी कितना लगा कि कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम बनाए थे, प्लांट नहीं मिलिया। वो तो एरिस्टोटल में लगभग वही करे थे ना। एरिस्टोटल ने भी अगर देखा जाए तो उनके टाइम पर भी 3 थोड़ी थे किंगडम, एक प्लांट है, एक एनिमल था, है ना। तो ऐसा था, तो इन्होंने कुछ नया काम थोड़ी करे। इतनी इंफॉर्मेशन देने के लिए किसी की जिंदगी चल जाएंगे नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करी थी उन्होंने। इतने महान साइंटिस्ट जो मानते हैं उनको, उनके भी फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो मानते हैं ना उनको, तो जूलॉजी और बॉटनी तो नहीं मानते, फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर मानते। यानी पूरा सिस्टम दिए थे एक एक प्लांट के बारे में जाकर, जैसे अपन पढ़ते मैंगीफेरा इंडिका लिन, तो ये किसका गिवन है? हाँ, लिनियस का गिवन है। तो उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, तो अपन उनके बारे में कुछ पहलू पढ़ते, जैसे अपन ने वहां पर पढ़ लिए कि वो फादर है उसके, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन वहां पढ़े पहले सबक में, फिर दूसरे में, अब तीसरे में अपन ने बस ये 2-3 लाइनें पढ़ना अपने को। एक तो क्या कि उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम उन्होंने लाए थे, इसको आर्टिफिशियल नाम दे दिया गया कि बस एक आर्टिफिशियल सिस्टम था बनाया हुआ, इंसानों के जरिए बनाया। कुदरत इस तरीके से कोई काम नहीं करती,
कुदरत की जो सेम सेम रहते हैं ना वो इस तरीके से नहीं रहते। इन्होंने देखकर कोशिश कर रहे थे कि बस सेम सेम जो दिख रहे हैं उनको सेम रख दो, सिंपल, समझे। जैसे अपन करें फॉर एग्जाम्पल, अपने यहाँ पर जैसे अपन जो इंडियंस रहते जनरली क्या रहते, सावले रहते हैं ना, गंदुमी रंग के रहते, कुछ वो बहुत सारे गोरे लोग हैं, तो अपन उठाकर जैसे अपन लोगों को खड़े कर दिए, पूरी दुनिया के अलग अलग जगह से लोग आए। अब कोई इंडियन बहुत काला है तो अपन ने बोल दिया अफ्रीका का है, कोई इंडियन बहुत गोरा है तो उसको बोल दिया अमेरिका का है, कोई इंडियन बोला सावला है चलो हमारे यहाँ का है। तो क्या ये सिस्टम सही है? नहीं, तुम तो सिर्फ बस ऊपर से देखकर बोल दे रहे ना यार, तुमको उसके बारे में मालूम ही क्या है। तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल बोला गया है। कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाएगी नहीं, इंडिया के अंदर तो हर तरीके के लोग मौजूद है ना यार, है ना। इवन यहाँ तक यूएसए में चले जाओ या फिर यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओ, वहां पर भी कुछ काले लोग मौजूद है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि काले गोरे होने की वजह से उस कंट्री के हो गए, समझ पा रहे तुम। तो आर्टिफिशियल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने बस जस्ट जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो देखकर नजर आते थे उन्हीं कैरेक्टर पे क्लासिफिकेशन कर दिए, इसीलिए उसको आर्टिफिशियल बोला गया। समझे बात? क्लियर होगा पॉइंट? तो 2 पॉइंट, बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। एंड्रोशियम का क्या? स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखो आगे। ठीक है, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, ठीक है। इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। अब इन्होंने क्या करा, कुछ नहीं देखे कि यार भाई सेक्सुअल कैरेक्टर अलग रहते और यानी देखो किसी का भी जो वो जो रहेगा ना, कोई ग्रुप बनाएंगे ना तो उसके अंदर जनरली सेक्सुअल कैरेक्टर को ज्यादा अहमियत देते। क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से रिप्रोड्यूस करते, यानी सेम फैमिली के सेम ग्रुप के मेंबर सेम तरीके से रिप्रोड्यूस करते। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, इन्होंने लिए तो सही थे दोनों लेकिन इक्वल वेटेज दी थी। सेक्सुअल और जो अपना वेजिटेटिव है वो दोनों को इक्वल अहमियत दी, कोई टेंशन ही नहीं ली इसके बारे में यार भाई जो अपना जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है। अब जैसे पत्ते हैं, फॉर एग्जाम्पल पत्ते हैं, कोई प्लांट के पीले पत्ते दिखे और एक जो प्लांट था उसके भी तुमको पीले पत्ते दिखे। अब जरूरी थोड़ी है कि उसके जेनेटिकली पीले पत्ते हों, कोई डिजीज की वजह से हो सकती है। अब इन्होंने देखे यार दोनों के पीले पत्ते दिख रहे, एक काम करो दोनों को साथ में रखो, हो गया लोचा। हाँ क्यों? क्यों? हाँ क्यों लोचा हुआ यहाँ पर देखो, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है, वेजिटेटिव कैरेक्टर मोर अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट, ठीक है। क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर रहते हैं वो मोर अफेक्ट होते हैं, वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं एनवायरमेंट से। धूप लग गई, पत्ते सूख गए, कथिया पड़ गए, तो तुम कथिया कलर के पत्तों के साथ में रख दोगे? नहीं। कोई झाड़ था उसको पानी खाना मिले नहीं, वो झूठा छोटा रह गया। आम का झाड़ इतना सा रह गया, तुमने क्या करे आम और राइस को सेम में रख दिया, बोले यार दोनों भी इतने इतने रहते करके, क्या ये पॉसिबल बात है? नहीं। तो ऐसा हुआ था क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर मोर अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, उनके ऊपर इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इसीलिए उनका क्लासिफिकेशन उनके बेस के ऊपर लोगों को बांट देना ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है। जो सेक्सुअल कैरेक्टर है, जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है, वो जल्दी अफेक्ट नहीं होते इन्वायरमेंट से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम वो अप्रोच लाए कि भाई जिस तरीके से उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको अगर चेक करें तो हम प्रॉपर तरीके से उनको क्लासीफाई कर सकते, समझे बात? तो ये उनसे गलती होती है, ड्रॉबैक है उनका कि उन्होंने इक्वल वेटेज दिए थे। देखो अपन ने ये देख लिया कि आर्टिफिशियल सिस्टम कहां पर बेस्ड था, बोलो? वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। तीसरा पॉइंट ये है कि इक्वल वेटेज टू, देखो वेजिटेटिव कैरेक्टर और जो अपना सेक्सुअल कैरेक्टर है इन दोनों को इक्वल वेटेज दी थी। बस ये 3 पॉइंट ही आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में तुमको याद रखना है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर या फिर बोल सकते हो तुम इसको रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, है ना, दोनों को भी सेम वेटेज दिए थे, सेम, कोई फर्क नहीं रखे थे, देखे नहीं थे उसके बारे में, सोचे नहीं थे यार नहीं यार ये अफेक्ट होते ये नहीं होते, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए इनका सिस्टम फ्लॉप गया और ये ज्यादा दिन तक हम फॉलो नहीं कर सकते ना। तो हम आगे बढ़ गए, ठीक है। फिर आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, कैरोलस लीनियस के बारे में 3 पॉइंट अपने कवर हो गए, ठीक है। अब देखो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलो ये क्या कहता है, देखो बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, एफिनिटीज बोले तो अमंग ऑर्गेनिजम्स, यानी उन्होंने क्या देखे, नेचुरल एफिनिटीज देखे, यानी थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश करें। सिंपल बोले तो जो नेचुरली जो चीजें रहती है, जो उनके बीच में रिलेशन है एक दूसरे की। एफिनिटी बोले तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन है? ठीक है, देखो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में क्या पढ़े अपने? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं चाहत, तो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो नेचुरल एफिनिटीज, उनके बीच में जो कांटेक्ट रहता, रिलेशनशिप जो रहता, कुदरती तौर पर जिस तरह
कुदरत ने, जिस तरह अल्लाह ने उनको एक दूसरे से जोड़ के रखा जिस बुनियाद पर, तो वो कोशिश करे थे उन्होंने कि भाई ऐसी नेचुरल एफिनिटीज देखा है जिसकी मदद से हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन किए है। तो तुमको डायरेक्ट लाइन गिवन है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म। तो तुमको ये स्टेटमेंट डायरेक्ट डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। तो पहला क्या बोलेंगे अपन, नेचुरल एफिनिटीज में समझ में है। एफिनिटी का मतलब चाहत, एफिनिटी का जनरल मतलब चाहत होता है ना। तो यहाँ पर कैसा लेंगे कि भाई तुमने और डीप में जाने की कोशिश करें, एक नेचुरली क्या रिलेशन है उनके बीच में वो निकालने की कोशिश, नेचुरल एफिनिटीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म बोले तो अब नेचुरल एक दूसरे की चाहत नहीं देखे अपने, उनके बीच का रिलेशन देखने की कोशिश करें कि भाई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से नेचुरली किस तरीके से कनेक्टेड है, करें, समझे ना। तो हाँ किस तरीके से कनेक्टेड, देखो डायरेक्ट इस मीनिंग का, इस लाइन का कोई मतलब एकदम एक्जैक्टली नहीं निकाल सकते कि नेचुरल एफिनिटीज मतलब क्या होता है। तुमको याद रख लेना है, सिंपल रख लेना है कि नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म, बस खत्म, समझे बात ये। अगर तुम एग्जैक्टली मीनिंग देखना चाहेंगे इसका तो कोई लाइन मतलब ही नहीं दिखती है, नेचुरल एफिनिटीज। हाँ ये निकाल सकते हैं इसका मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से नेचुरली रिलेशन में है, रिलेटेड है, वो देखने की कोशिश करें। जैसे बफेलो और अपने को काऊ में थोड़ा बहुत रिलेशन दिखता है ना, डॉग में और कैट में थोड़ा बहुत दिख जाता, कैट में और लायन में थोड़ा बहुत दिखता है। अब इसी तरीके से लायन में और बफेलो में दिखता है कुछ भी रिलेशन नहीं, तो वही रिलेशनशिप की बात करें, उसी एफिनिटी की बात करें। एफिनिटी रिलेशनशिप को उसने एफिनिटी बोल दिया, बस इतना समझे। तो नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लिए। अब उसके बाद देखो, हाँ इसके अलावा ये याद रखना है तुमको कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हमने क्या करें, देखो कौन सी चीजें ली, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फीचर्स लिए। उसके बाद में दूसरा तुमको याद रखना है क्या, इंटरनल फीचर्स। उसके बाद में अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसके बाद एनाटॉमी। ये सारे देखो, ये तुमको एज इट इज पूछेगा कि इसमें से कौन सा तुम्हारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं था। तुमको डायरेक्ट पूछने वाला है कि इनमें से कौन सा पॉइंट नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया था, बस खत्म। तो तुमको एज इट इज को याद रखना है कि एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसके बाद में एनाटॉमी बोल दिया पुणे, एनाटॉमी। उसके बाद में पांचवा पॉइंट क्या है, हाँ एम्ब्रियोलॉजी, और लास्ट है फाइटोकेमिस्ट्री। सिक्स यहाँ लीजिए, फाइटोकेमिस्ट्री, बस एज इट इज याद रखना है। 7 पॉइंट है वैसे तो। क्या बोले, नहीं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यहाँ नहीं गिवन है, ठीक है। इवोल्यूशन अभी नेचुरल बोले तो क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम का फ्लॉप हुआ था, हमने चाहे कि थोड़ा बहुत और अच्छे से एडवांस जाते, तो डायरेक्टली इवोल्यूशनरी नहीं है यहाँ पर, है ना। अभी हम वहीं पर है, इनिशियल लेवल पर ही थे, तो हमने क्या करे, दूसरे जो इनके बाद में जो जस्ट साइंटिस्ट आए, किसके बाद में, कैरोलस लीनियस के बाद में, तो उन्होंने क्या बोले कि यार डायरेक्ट ऊपर से देख लेना, अच्छा प्लांट ऐसा दिख रहा था, बस दोनों साथ में रख दो, तो ये पॉसिबल नहीं। इसके अलावा भी कुछ देखते, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल एफिनिटीज क्या है। अब ये नेचुरल एफिनिटीज हो जिनका देखो, जिनका एक्सटर्नल फीचर सेम है, जिनके इंटरनल फीचर्स सेम है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब सेल स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर। फिर एनाटॉमी उनकी कि भाई ये जो है डाइकॉट है, मोनोकॉट है, इस तरीके से ना। लास्ट में एम्ब्रियोलॉजी कि भाई जो एम्ब्रियो बनता है वो उसका फॉर्मेशन किस तरीके से, एम्ब्रियो की जो स्टेप्स, फॉर्मेशन में जो स्टेप्स होती है वो किस तरीके से, ये एम्ब्रियोलॉजी। और फाइटोकेमिस्ट्री, हाँ वो सारी चीजें उसमें देखे, है ना। क्या वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल वो भी देख लिया, उसके अंदर सारी चीजें आ गई उसके अंदर, है ना। यानी सिर्फ देखकर नहीं काम करे, और सारे एक्सपेक्ट पे काम किया उसकी, यानी रिप्रोडक्टिव एक्सपेक्ट भी इसमें ला लिए, एम्ब्रियोलॉजी ला लिए, फाइटोकेमिस्ट्री ला लिए, एनाटॉमी ला लिए, सारी चीजें यानी मोर डिटेल में स्टडी करने की कोशिश की। हाँ फाइटोकेमिस्ट्री बोले तो सेल की, फाइटो बोले तो फाइटो यानी सेल, केमिस्ट्री यानी सेल की केमिस्ट्री पढ़ने की कोशिश की। फाइटोकेमिस्ट्री, सेल किस तरीके से बना हुआ है उनका, जैसे सेल वॉल कौन सी है, किस चीज की बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई है, इस तरीके से। एक मतलब उसको क्रॉस चेक करो फाइटोकेमिस्ट्री को, वही होता है इसका मतलब फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री, According to Wikipedia, phytochemistry is the study of phytochemicals, which are chemicals derived from plants. देखो
हाँ प्लांट बोला है ना, प्लांट बराबर ठीक है, रिलेशन ऑफ प्लांट, रिलेटेड टू प्लांट्स। हाँ तो जो फाइटो का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू प्लांट है ना, रिलेटेड टू प्लांट्स, प्लांट्स। तो प्लांट के सेल जो है, अब प्लांट के अंदर बॉडी किस तरीके की सेल की रहेंगी ना, तो देखो ये जो सेल है प्लांट का, इसका केमिकल कंपोनेंट क्या है, यानी सेल वॉल, उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस किस तरीके से है, और कौन से स्ट्रक्चर है बीच में, ये सारी चीजें उसकी केमिस्ट्री, यानी वो कौन से मॉलिक्यूल्स है, आरएनए है, डीएनए है नहीं है, सेल वॉल काइटिन की है और फिर सेलुलोजिक है, ये सारी चीजें भी स्टडी करें। अब जैसे फाइटोकेमिस्ट्री में अपन प्लांट के सेल की स्टडी करने वाले, हाँ ये चीज याद रखो कि फाइटो का मतलब होता है प्लांट, है ना, क्या मतलब है उसका, प्लांट, प्लांट, ठीक चलो ठीक है। फाइटोकेमिस्ट्री देख ली, एम्ब्रियोलॉजी देख लिए। अब देखो ये किसने दिया था नेचुरल क्लासिफिकेशन, ये अपने को गिवन है ना, हाँ क्या बोले, हाँ ये सारी चीजें आ जाएंगी, यानी अगर तुमको नेचुरल क्लासिफिकेशन जो किया गया था, अब तुमको नहीं करना पड़ेगा। देखो तो ये हुआ, वो हिस्ट्री बताई जा रही कि वो साइंटिस्ट ने ये सारी चीजें इंक्लूड किए थे, तब जाकर कोई प्लांट के ग्रुप बनाए, समझे बात। जो नेचुरल जो प्लांट है, 10-20 प्लांट है नेचुरल, ये स्ट्रक्चर देखे उन्होंने, उसके बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई, बिल्कुल बिल्कुल उनके ग्रुप बनाए है ना, जो आज जो ग्रुप पढ़ते हैं ना अपन, जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अपन जो पढ़े 4-5 ग्रुप, तो ये किस तरीके से बनाए गए, ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, है ना। जो आगे आगे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किए, जो कुछ पहले से अच्छा चल रहा था उसको अच्छा रख लिए, लेकिन जो दिक्कत आ रही थी, जो कुछ अलग कर रहे थे, उनको बांटने की और कोशिश करे साथ साथ। ऐसे अपने पढ़े थे ना, प्लांट और एनिमल को किसी ने भी अलग नहीं किया, क्यों, क्योंकि तो सबको समझ रहा था प्लांट और एनिमल तो अलग अलग ही है ना, तो उसको कंटिन्यू रखे। लेकिन और जो दिक्कत आ रही है, जैसे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तो इसको उन्होंने डिवाइड करने की और क्लासिफाई करके और आसान बनाने की कोशिश करे। तो यहाँ पर भी सेम हुआ। तो कैरोलस लिनियस ने जो चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे, उसको तो कंटिन्यू रख दिए, उसको एज इट इज रखे, लेकिन वो जो चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए और डिटेल स्ट्रक्चर कर, है ना, एक्सटर्नल फीचर देखे, इंटरनल देखे, एम्ब्रियोलॉजी देखे, एनाटॉमी देखे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी सेल का स्ट्रक्चर देखे, और फाइटोकेमिस्ट्री यानी जो प्लांट के सेल है वो किस तरीके से, कौन से केमिकल से बने हुए हैं, उनके सेल वॉल में, इनके सेल मेम्ब्रेन में क्या चीज है, वो भी देखे। तो ये सारे चीजें इंक्लूड किए, तब जाकर और अच्छे से क्लासिफिकेशन हो पाया, समझे बात। चलो हाँ उन्होंने सिर्फ क्या कर दिया, वेजिटेटिव कैरेक्टर ले लिए और एंडोशम का स्ट्रक्चर। देखो क्या बोले, नेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय, किसने दिया था, हाँ जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर, है ना, जोसेफ डॉल्टन हुकर, ये याद रख लेंगे तुम, ये पूछा जाता है ना। तो इसके जो साइंटिस्ट है ना, इसके साइंटिस्ट प्लांट किंगडम के हो गए, इसके हो गए, ये इनिशियल साइंटिस्ट थोड़े इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अपने को सारे ही साइंटिस्ट एनसीईआरटी में जितने गिवन है सारे याद करने, ईयर नहीं भी याद करे चलता, कुछ ही ईयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंटिस्ट अपने को सारे याद करने, क्योंकि अल्टरनेट ईयर या फिर कोई ना कोई एक आध साल में, इस साल भी साइंटिस्ट का क्वेश्चन था, है ना, तो साइंटिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ ही जाता, समझे। तो अपने को याद करके रखना है सारे। अब वो कौन सा पूछेंगे, अपने को बताएगा थोड़ी पूछेंगे मैं ये वाला पूछने वाला, कुछ भी पूछ सकता है ना। चलो तो अपने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम देख लिए। देखो अपने दो देख लिए, सबसे पहले आर्टिफिशियल फ्लॉप हुआ, फिर नेचुरल आया। नेचुरल ने क्या बोला, थोड़ा और डिटेल में जाओ, है ना, तो सारी चीजें पूछ सकता है तुमको, बस ये पॉइंट वाइज रखना है, सिंपल, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, इसको तुमको रटना ही है कि भाई नेचुरल में कौन सी चीजें आती है, 7 आती है। सबसे पहले नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएंगे तुम्हारी एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर, उसके बाद में एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी नहीं है उसमें, एनाटॉमी है उसमें, एम्ब्रियोलॉजी है, फाइटोकेमिस्ट्री और अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल नहीं, सेल का स्ट्रक्चर। देखो सेल का स्ट्रक्चर एक अलग चीज है, सेल की केमिस्ट्री एक अलग चीज है। फाइटोकेमिस्ट्री यानी किस तरीके से, यानी प्लांट के अंदर कौन से हार्मोन्स, किस तरीके सारी चीजें, यानी सेल के अंदर जितनी, प्लांट के सेल में जितनी चीजें मौजूद है, जो केमिकल मौजूद है, वो सारे हमने स्टडी करनी, उसको बोलेंगे फाइटोकेमिस्ट्री। लेकिन सेल के स्ट्रक्चर बोले तो सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से, यानी सेल में सेल वॉल है नहीं है, या फिर वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ये सारे काय में आएंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी सेल स्ट्रक्चर में, समझे। चलो उसके बाद देखो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, अब उसके बाद में आया। अब ये सारी चीजें होने के बाद में एक नया क्लासिफिकेशन है, जिसका नाम क्या था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये चीज तो अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं ना, अपन ने ये पहले भी पढ़े। फाइलोजेनेटिक बोले तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, बिल्कुल। तो बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, यानी इसके बाद में क्या आया, फिर फाइलोजेनेटिक आया, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। अब देखो उसके बाद में बस इतना ही दिया उसका पॉइंट, एक ही पॉइंट दिया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बोले तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब तुमको कैसा क्वेश्चन आएगा, कौन किसके बाद में आया, ये क्वेश्चन नहीं आएगा,
तुमको क्वेश्चन आएगा कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बोले तो क्या, तुमको बोलना है बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे तुमको बोलेगा कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी क्या, तो तुमको बोलना है वो जो 7 पॉइंट है वो 7 के 7 पॉइंट तुमको याद रखना है। वो पूछेगा आर्टिफिशियल सिस्टम किसने किया, लिनियस ने, कौन सी चीज पर किए, तो तुमको बोलना पड़ेगा वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, है ना, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। ठीक, किसमें, वेजिटेटिव में नहीं, बस दो ही है, देखो वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। हाँ, तीसरा एक पॉइंट ये है कि उन्होंने रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव को सेम इक्वल दे दी। वो पूछेगा व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम, या फिर ऐसा बोल देंगे स्टेटमेंट भी, आर्टिफिशियल सिस्टम गिव्स मोर प्रायोरिटी टू रिप्रोडक्टिव एंड लेस प्रायोरिटी टू वेजिटेटिव। क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत, फॉल्स, है ना। दोनों को इक्वल प्रायोरिटी, इक्वल अहमियत दी थी दोनों, है ना। आर्टिफिशियल हो सॉरी चाहे वेजिटेटिव हो चाहे रिप्रोडक्टिव हो, दोनों को सेम देखे थे, उनको कोई अलग नुक्ते नजर से देखे नहीं थे, दोनों को बोलते कि कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर वो भी कैरेक्टर, दोनों सेम। हालांकि ऐसा था नहीं, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तुम्हारे इन्वायरमेंट से ज्यादा अफेक्ट होते हैं तो उनकी अहमियत कम है, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की अहमियत ज्यादा है। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोले तो देखो यूज कंप्यूटर, यानी इसके अंदर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें ग्रुप बनाना, किसके बेसिस पर, कैरेक्टर डालते चले जाएंगे, कंप्यूटर को बोलेंगे जो जो सेम दिख रहा है उसके हिसाब से तुम ग्रुप बना दो। क्या करेंगे हम, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोले तो, टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन। हाँ, टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या क्या होने वाला है, यूज्ड कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन तुमको आ सकता है, इन विच टेक्सोनॉमी कंप्यूटर इज यूज्ड, है ना, कौन सी टेक्सोनॉमी में कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, तुमको बोलना पड़ेगा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ठीक है, चलो अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पढ़ने वाले। अब देखो ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम नहीं है, ये टेक्सोनॉमी है। यहाँ पर हम ग्रुप बना रहे हैं। क्लासिफिकेशन के अपन ने 3 सिस्टम देखे, सबसे पहले आर्टिफिशियल, उसके बाद में नेचुरल, उसके बाद में फाइलोजेनेटिक। ठीक है, अब ये टेक्सोनॉमी है। यूज्ड कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड कोड्स आर फॉर कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर। अब इसमें क्या करते हैं हम, प्लांट उठाते। इसमें देखो न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, प्लांट उठाते, प्लांट लेने के बाद में, चलो ये प्लांट ले लिया अपन ने, अब इसके लीफ किस तरीके से, देखो नंबर 1 डालते हैं अपन, यहाँ पर देख नंबर 1 डाले, लीफ की टाइप लिख दिए, लीफ का कलर लिख दिए, लीफ का शेप लिख दिए, ये सारे नंबर डालते जाते, उसको कोड आ रहे हैं, जैसे 001 दे दिए, इसको 0002 दे दिए, 003 दे दिए, इस तरीके से कोड दे देंगे, हर कैरेक्टर को एक कोड देते। हाँ बिल्कुल, इस देखो लीफ के लिए अपन ने फॉर एग्जांपल ये 1 कोड सजेस्ट कर लिए, लीफ के जितने भी कैरेक्टर है, जितने भी फीचर्स है, उन सारों के लिए 001 की सीरीज अपन ने क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। तो अपन क्या करेंगे, लीफ का कलर 001 दे देंगे, उसको इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे, तो 001 कलर ऑफ लीफ, और उसमें जो कलर है लीफ का वो लिख देंगे। इस तरीके से शेप, इसी तरीके से और क्या देंगे, थिकनेस, सारी चीजें जो जो तुम इंक्लूड कर सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगी। किसमें, काय में बोलो, हाँ क्या है इसका नाम, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, सिंपल। चलो ऐसा, तो हर कैरेक्टर के लिए एक कोड असाइन कर दिया जाएगा, उस कोड के अकॉर्डिंग जितने कैरेक्टर आते हैं। अब देखो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं देखने वाले, क्योंकि वेजिटेटिव हम क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे, सिंपल एक प्लांट लेकर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखें। ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ये टेक्सोनॉमी है। क्या ये टेक्सोनॉमी, ये क्लासिफिकेशन है क्या बोलो, नहीं, ये टेक्सोनॉमी है। यहाँ पर हम क्लासिफाई नहीं कर रहे, यहाँ पर हम हर प्लांट को लेकर उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते जा रहे हैं, सिंपल। तो हमने एक प्लांट उठाया, उसके जितने कैरेक्टर थे सारे नोट कर लिए, हर कैरेक्टर को एक कोड दे दिए, वो कोड के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर दिया, सिंपल, समझे। चलो, तो यूज कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड कोड्स आर नंबर्स एंड कोड्स फॉर ईच कैरेक्टर गिवन इक्वल IMP इंपॉर्टेंट, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर। अब देखो इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल तुमने क्या करे, तुमने कोड दे दिए, तुमने बोले कि 001, ये जो 001 है ये लीफ के लिए इस्तेमाल होता है। अब तुमने 001 A ऐसा पूरा दे दिया। अब तुम क्या कर सकते हो, तुमने पूरी इंफॉर्मेशन तुम्हारे कंप्यूटर में स्टोर कर दी। अब कंप्यूटर क्या करता, ये सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है। अब तुमको कोई प्लांट होना, फॉर एग्जांपल जिसके ग्रीन नहीं बल्कि ब्लू कलर के क्या हो, लीफ हो, क्या करेंगे तुम, ब्लू कलर के लीफ हो, तुमने टाइप करे कि ब्लू लीफ वाला प्लांट तुमको निकाल के। अब तुम तुम दिमाग में इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते, नहीं कर सकते ना। इंसान उसके दिमाग में इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकता, समझे। तो तुमने जितने कैरेक्टर थे वो कंप्यूटर को दे दिए। अब वो कंप्यूटर तुम्हारे को जो होना उसके अकॉर्डिंग वो प्लांट की इंफॉर्मेशन तुमको प्रोवाइड करें। जैसे अपन गूगल पे जाते हैं, तो गूगल पे क्या है, पूरा इसी फॉर्म के अंदर एक एक कैटेगराइज करके रखा गया कोड के फॉर्म में। कंप्यूटर क्या करते, कोड्स की फॉर्म में लेते ना, उसको रिसीव करते ना, उनके अंदर कोड्स रहता है, उसमें अपन लिखते हैं, वो थोड़ी, वो उनके लिए मैटर नहीं करता है, उनकी लैंग्वेज अलग रहती है कंप्यूटर की,
हाँ हाँ, बाइनरी कोड बोलते हैं उसको, है ना। तो उसकी लैंग्वेज अलग रहती है, तो वो अलग ढंग से उसको समझे। अब पूरी इन्फॉर्मेशन टाइप की उसने अपने अंदर कुछ अलग कोड की फॉर्म में उसको स्टोर करके रख ली। अब जब एनालाइज करके उसको मांगेंगे वो इन्फॉर्मेशन, तो वो कई सारे जितने प्लांट अलग अलग तरीके के, उन सब की जिनकी ब्लू लीफ है वो सब चीजें अपने प्रोवाइड करेंगे, है ना। अब बोलेंगे भाई नेकेड नेकेड सीड वाले प्लांट बता दो, तो वो सारे अपने को रख देंगे सामने, है ना। बोलेंगे जिम्नोस्पर्म की टाइप बता दो, वो सारे जिम्नोस्पर्म रख देंगे। तो नहीं, उसके यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर ही नहीं रहे। देखो नेचुरल टैक्सोनॉमी बोले तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन का सवाल ही नहीं है। बस तुम क्या करते, एक प्लांट लेते, उसकी सारी इंफॉर्मेशन नोट करते, उसको नंबर असाइन करके उसको कंप्यूटर में स्टोर कर लेते, ताकि जब तुमको जरूरत पड़े तो तुम उस नंबर के अकॉर्डिंग उसकी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे और प्रॉपर तरीके से मिलाएंगे, कौन से क्या करके जो सेम दिख रहे उसको एक ग्रुप में स्टोर कर लेंगे वहां पर, है ना। ऐसा मतलब जो सेम है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी वो कंप्यूटर के पास एनालाइजिंग पावर रहती है ना, वो क्या करता है, तुमने डाटा दिया उसको, वो डाटा को उसने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद एनालाइज किया कि अच्छा कि भाई जो सेम तरीके की प्लांट उसने अलग रख दिया, जो सेम है उसको अलग रख दिया। अब तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही यार, देखो किन के लीफ सेम है, किन का सेल सेम है, किन की, क्योंकि तुम इतना निकालेंगे उसके बाद मैच करते बैठेंगे, तुम जिंदगी चल जाएंगी 2 प्लांट के अंदर। लेकिन कंप्यूटर यही काम सेकंड्स में कर लेगा, हजारों प्लांट को मैच करके उनमें से कौन कौन से कैरेक्टर सेम है, कौन से डिफरेंट है। अब जिनमें सारे कैरेक्टर सेम है उनको एक ग्रुप में रख देंगे, हो गई तुम्हारी टैक्सोनॉमी। समझे बात। तो इस तरीके से ग्रुपिंग होगी। तो क्लासिफिकेशन याद रखना है, इसका नाम टैक्सोनॉमी है। यानी तुमने कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डाले, उसके अकॉर्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करके, उसको प्रोसेस करके, एनालाइज करके ग्रुप बना दिए गए। अब तुम कोई डालेंगे तो वो ग्रुप के अकॉर्डिंग प्लांट तुमको मिल जाएंगे। समझे बात। चलो ठीक है, अब देखो फाइटोटैक्सोनॉमी, सॉरी साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो जो वर्ड यूज करते हैं साइटो, वो किस लिए यूज करते हैं बोलो, सेल के लिए, है ना। तो साइटो वर्ड करते हैं सेल के लिए। बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। अब देखो टॉपिक वैसे बहुत खतरनाक बोरी है, क्या है कुछ है ही नहीं इसके अंदर। साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। अब देखो इसमें तुमको सिर्फ पॉइंट याद रखना है। साइटो बोलने के बाद में सेल है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, यानी सेल इंफॉर्मेशन। सेल की जितनी इंफॉर्मेशन है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ये सारी इसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई करने वाले अपन। उसके बाद दूसरा पॉइंट बोलेंगे क्रोमोसोम, जो अपना क्रोमोसोम उसका नंबर, कि भाई सेल में क्रोमोसोम के नंबर कितना है। तीसरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में बिहेवियर, क्रोमोसोम का बिहेवियर। बस ये तुमको एज इट इज पॉइंट वाइज जो नोट्स में लिखा हुआ है ना, इसको तुमको सिंपल वे तो रखते हैं। देखो कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ज्यादा बात है इसके अंदर नहीं। साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी, यानी सेल के बारे में, पूरी सेल के ऊपर अपने टैक्सोनॉमी कर दी, वो अलग हो गया, अभी वो खत्म हो गई, है ना। वो अपने जो दल दी वो खत्म हो गया। उसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है अपने को, कि भाई कौन सी ऐसी टैक्सोनॉमी जिसमें तुम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते, कौन सी ऐसी टैक्सोनॉमी है जिसमें तुम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते, वो क्या हो जाएंगे अपनी, बोलो, वो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। और कौन सी ऐसी टैक्सोनॉमी है जिसमें तुम सेल की इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, बिहेवियर का इस्तेमाल करते, तो तुमको बोलना पड़ेगा साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी, है ना, साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। साइटोलॉजिकल नहीं, साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। चलो उसके बाद में कीमोटैक्सोनॉमी, इन बस टैक्सोनॉमी के नाम आते जा रहे, अलग अलग चीजों के ऊपर अपन टैक्सोनॉमी करते जा रहे, सिंपल। ये टॉपिक के अंदर कुछ इतना खास है ही नहीं। सिंपल बोले तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीटली 100%, 101% याद करके रखने वाले, समझे। समझ नहीं आता इसमें कुछ भी नहीं। जैसे कीमोटैक्सोनॉमी, अब इससे क्या समझ में आया, कीमोटैक्सोनॉमी बोले तो बस केमिकल लेंगे, केमिकल के अकॉर्डिंग तुम क्या करेंगे, टैक्सोनॉमी कर देंगे। बिल्कुल, जो सेम कैरेक्टर पाए गए, जो सेम केमिकल जिन प्लांट में पाए उनको सेम बोल देंगे, ये अलग अलग। यानी देखो जैसा इससे अब तुमने क्या करे, अलग अलग तरीके से करके रखे टैक्सोनॉमी, अलग अलग तरीके से, एकदम अलग अलग, एकदम चलो कोई केमिकल की, कोई सेल की, इसकी उसकी, सब अलग तरीके से कर ली। अब तुमको मालूम करने का कि कौन से 2 प्लांट के एग्जैक्टली ये तुमने केमिकल का नाम डाले, फॉर एग्जांपल कोई रेजिन डाल दिए, कोई गम्स डाल दिए, ठीक है, कोई गम डाले तुमने, कोई पॉलीसैकेराइड डाल दिए। अब ये पॉलीसैकेराइड तुमको कौन से प्लांट में मिल सकता, नीम में मिलेगा या फिर कोई गुआवा के प्लांट में मिलेगा, किस में मिलेगा तुमने देखना चाहिए। तो अगर तुमने ये वाली केमिस्ट्री करके रखे, कौन सी, कीमोटैक्सोनॉमी करे, तो वो तुमको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देंगे, मालूम पड़ जाएगा कि ये केमिकल ये प्लांट में मिल जाता है, बस इसका यूटिलाइजेशन है। नहीं इसको अब तो अपन सब कुछ कंप्यूटर में करते। देखो अगर अभी की बात करें ना, तो हर चीज अपन कंप्यूटर में ही करते, लेकिन अपने को ऐसा याद नहीं रखना है। अपने को क्या याद रखना है कि स्पेसिफिक, देखो क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो था, है ना, कहां तक चला, आर्टिफिशियल, उसके बाद में नेचुरल, उसके बाद में क्लास वाला कौन सा था, फाइलोजेनेटिक। बस वो क्लासिफिकेशन के 3 सिस्टम थे, वो खत्म। अब हम टैक्सोनॉमी कर रहे हैं। टैक्सोनॉमी इसलिए कर रहे हैं कि हम अगर कोई चीज हमको मालूम करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन डाले, वो इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कर दे, इसलिए अपन क्या करें, इसकी टैक्सोनॉमी करें।
ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी? बस तो हमने क्या क्या पे कर लिए बोलो, न्यूमेरिकल करे, उसके अलावा साइटो करे यानी सेल के बारे में, कीमो कर लिए, कीमो टेक्सोनॉमी, और लास्ट है अपनी कौन सी, ये कीमो ही लास्ट है अपनी, है ना, कीमो टेक्सोनॉमी लास्ट है, उसमें अपन यूज करते हैं केमिकल। बस नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, हाँ बिल्कुल, जो कीमो टेक्सोनॉमी किया हुआ है उसको ये मालूम है कि कौन से प्लांट में कौन से केमिकल पाए जाते हैं। कीमो टेक्सोनॉमी से क्या निकाल सकते तुम, कौन से प्लांट, ये केमिकल कौन से प्लांट में पाया जाता है, ये कीमो टेक्सोनॉमी का क्या है मकसद है। टेक्सोनॉमी करने का मकसद क्या है कि ये केमिकल कौन से प्लांट में पाया जाता है, ये टेक्सोनॉमी करने का मकसद है। फॉर एग्जांपल साइटो टेक्सोनॉमी है कि ये सेल का स्ट्रक्चर किन किन प्लांट के अंदर पाया जाता है, समझे, ये सेल में जो स्ट्रक्चर है ये कौन से प्लांट में पाया जाता है। तो ये कहाँ से मिलेगा, जब तुमने जो कीमो टेक्सोनॉमी करे ना, तो कीमो टेक्सोनॉमी में सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि ये सेम केमिकल कौन से अलग अलग प्लांट में पाया जाता है, उससे तुम डिराइव कर लेंगे, समझे बात ये। और ये साइटो टेक्सोनॉमी की बात समझ में, बस खत्म, आया पूरा टॉपिक क्लियर हो गया यहाँ तक के। चलो तो हम इसको अच्छे से याद करना है आज का दिन, ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट चालू करेंगे। चलो।